नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुसाहिद सर। आप देख रहे हैं आइडियल ऑनलाइन क्लासेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्लास 10 की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे काफ़ी सवाल हर साल MCQs में आते हैं बिहार बोर्ड में। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में पहला क्वेश्चन, फ्रांस और जर्मनी के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये 2020 में सवाल पूछा गया और उम्मीद है कि 2026 में भी ये सवाल आएंगे। फ्रांस और जर्मनी के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? इसका आंसर 1795, 1815, 1869, 1871। इसका करेक्ट आंसर और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर 1871। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर 1871। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर। विक्टर एमानुएल द्वितीय ने काबुल को किस पद पर नियुक्त किया था? ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया अब तक, 2020 में भी पूछा है और 2022 में भी पूछा है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। विक्टर एमानुएल द्वितीय ने काबुल को किस पद पर नियुक्त किया था? सेना प्रमुख, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री। विक्टर एमानुएल द्वितीय को काबुल को किस पद पर नियुक्त किया था? मतलब प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, इटली के एकीकरण को पूर्ण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब इटली का एकीकरण करने के लिए मुख्य भूमिका किसने निभाया था? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। इटली के एकीकरण को पूर्ण करने का श्रेय दिया जाता है गैरीबाल्दी को, जो गैरीबाल्दी इटली के एकीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गैरीबाल्दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गैरीबाल्दी पेशे से क्या था? गैरीबाल्दी जो इटली का एकीकरण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, वो गैरीबाल्दी पेशे से एक कौन था? नाविक था, सैनिक था, व्यापारी था, शिक्षक था। इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर नाविक, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है अब तक बिहार बोर्ड में। 2011 में पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया, फिर 20 में भी पूछा गया, 2023 में भी और 2024 में भी। हो सकेगी 2026 में भी ये पूछा जाए। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाया था? रक्त और लोह की नीति कौन अपनाया था? बिस्मार्क, काबूल, गैरीबाल्दी, मेटरनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? ये 2021 में सवाल पूछा गया। जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? मतलब जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व करने के लिए कौन भूमिका मेन निभाया था? इसमें आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या? बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी के परिणाम स्वरूप फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना हुई थी? ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 को भी पूछा जा सकता है। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी के परिणाम स्वरूप फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना हुई थी? वियना कांग्रेस का मेन मकसद क्या था जो 1815 में किया गया था? इसका मेन मकसद था कि बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापना करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब कंप्लीट हुआ? मतलब इटली का जो अलग अलग भागों में टूटा हुआ था वो किस साल हम लोग का आके पूरा संपूर्ण एकीकरण हो गया? ऑप्शन नंबर ए 1848, ऑप्शन नंबर बी 1859, ऑप्शन नंबर सी 1861, ऑप्शन नंबर डी 1870। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो 1870 ईस्वी को इटली का एकीकरण हुआ था, जो कौन किया था? गैरीबाल्दी किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियना सम्मेलन कब आयोजित हुआ था?
वियना सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ये सवाल 2 बार अब तक पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में, 2020 में भी, 2022 में भी। वियना सम्मेलन का मेन मकसद क्या था कि बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापना करना, जो 1815 ईस्वी में किया गया था। इसका मेन नेतृत्व कौन किया था? मेटरनिख। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 1815, ऑप्शन नंबर बी 1848, ऑप्शन नंबर सी 1869, ऑप्शन नंबर डी 1871। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1815 में। वियना सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1815 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो उसका एक अगेंस्ट कर रहा था, कब वो नहीं चाह रहा था कि इटली और जर्मनी को एकीकरण हो जाए। कौन था? रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, पर्सा। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन किया था? ऑस्ट्रिया किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यंग यूरोप संगठन का संस्थापक कौन था? यह सवाल 2019 में पूछा गया है। यंग यूरोप का संगठन का स्थापक कौन था? यंग यूरोप किसने बनाया था? यंग यूरोप को बनाया था मेजिनी ने। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? मेजिनी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के साथ एक और है हम लोग का ऑप्शन क्या था? यंग इटली का कौन बनाया था? यंग इटली भी मेजिनी ही बनाया था। इसके साथ और एक है यंग इंडिया। यंग इंडिया कौन बनाया था? महात्मा गांधी बनाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोल्वेरिन क्या था? एक क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है। जोल्वेरिन एक संघ था जो व्यापारियों का बात करता था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या? धार्मिक संगठन, ऑप्शन नंबर बी व्यापारिक संघ, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर डी क्रांतिकारी दल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारिक संघ, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 13। बिस्मार्क किस देश का था? बिस्मार्क जो हम लोग का जर्मनी को एकीकरण करने के लिए पूरा फुल भूमिका निभाया था। जो बिस्मार्क इटली का जर्मनी का एकीकरण भी किया था। तो बिस्मार्क जाहिर सी बात है कि किस कंट्री का होगा? बिस्मार्क जर्मनी का होगा। बिस्मार्क किस देश का था? तो क्या होगा? जर्मनी का। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो किस कंट्री का होगा? ऑप्शन नंबर बी जर्मनी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक सवाल 2023 में पूछा जा चुका है। वियना कांग्रेस जो हम लोग का कब हुआ था? 1815 ईस्वी को हुआ था। इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या था? नेपोलियन की पूर्ण सत्ता को वापस करवाना था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इसका मेन उद्देश्य क्या है? नेपोलियन की पूर्ण सत्ता को वापस कराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, यंग इटली संगठन का संस्थापक कौन था? अभी बताया कि यंग इटली जो बनाया था इसका संगठन का संस्थापक कौन था? मेजिनी था। और यंग यूरोप का भी कौन था? मेजिनी था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेजिनी क्या था? यंग इटली का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, रक्त और लौह की नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। 2011 में, 2017 में, 2020 में, 2023 में, 2024 में। इसलिए इस सवाल को अच्छे से याद कर लें इसको, क्योंकि चांस है कि 2026 में भी ये सवाल पूछा जा सके। रक्त और लौह की नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? रक्त और लौह की नीति 1862 ईस्वी में अपनाई गई थी। 1862 ईस्वी में अपनाई गई थी, क्योंकि ये रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क अपनाया था। और कब? 1862 ईस्वी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1862, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण ऑप्शन नंबर ए 1861, ऑप्शन नंबर बी 1866, ऑप्शन नंबर सी 1871, ऑप्शन नंबर डी 1875। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इटली का प्रथम राजा कौन बना था? इटली का प्रथम राजा कौन था? ऑप्शन नंबर ए काबूल, ऑप्शन नंबर बी विक्टर इमानुएल द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी गैरिबाल्दी, ऑप्शन नंबर डी मेजिनी।